जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारी जो सीरीज़ थी राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए, जिसके अंदर सीईटी हो, चाहे इसके अलावा रीट हो, चाहे और कोई भी एग्ज़ाम जो राजस्थान के अंदर कंडक्ट करवाया जाना है, इन सभी के लिए हम एक 25 क्वेश्चन की डेली की एक सीरीज करे थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना तो अब बने रही है। इस क्लास के लास्ट तक हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। बहुत ही अच्छी हमारे लिए क्लास है। जो अपने प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्लास हेल्पफुल है या नहीं, और क्या इसमें सुधार करना चाहिए, क्या अमेंडमेंट करना चाहिए। इसके बाद में इसके लिए आपका फीडबैक है वो उसे हर्ष स्वीकार है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 46, कंटिन्यू क्लास है ये। भारत में सर्वाधिक कागज उत्पादन करता राज्य है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो इसका अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, जो भारत का सबसे सर्वाधिक कागज का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है। 1870 ईस्वी में बालीगंज, जो पश्चिम बंगाल में है, में कागज का कारखाना लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टीटागढ़, जो पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा कागज का उत्पादक केंद्र है। अगर आपको पूछा जाए भारत के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो पश्चिम बंगाल, और 1870 ईस्वी के अंदर बालीगंज पश्चिम बंगाल में कागज का प्रथम कारखाना लगाया गया। और जो टीटागढ़ है वो देश का सबसे बड़ा कागज उत्पादक केंद्र है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है, कराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है। जो कराकोरम राजमार्ग है ये किन किन को जोड़ता है। पाकिस्तान और चीन को, जम्मू और कश्मीर को, पाकिस्तान और अक्साई चीन को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और चीन को कराकोरम राजमार्ग है ये जोड़ता है। तो हम देख लेते हैं अब कराकोरम राजमार्ग के बारे में। ये पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है और उल्लेखनीय है कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय ये सड़क है। ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, इसलिए इसको कराकोरम राजमार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर जिप्सम डालकर उसको फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। अम्लीय, क्षारीय, जलाक्रांत, और जिस मिट्टी में मटियार कले की मात्रा अधिक हो। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय जो मिट्टी होती है जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, और जिप्सम मिला के उस खेती की, उस जमीन की उर्वरा शक्ति है उसको हम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसके बारे में। अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। जिप्सम के प्रयोग से अम्लीय मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। यानी कि राज्य कौन सा है जिसके अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी धरती पर सबसे कम वनों का प्रतिशत है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा के अंदर सबसे कम वन क्षेत्र है, यह आप लोगों को पता होगा। हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग, यानी कि ओनली फॉर 3.53%, यानी कि 3.53% भाग पर ही वनों का विस्तार है हरियाणा के अंदर। और ये हरियाणा राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3.53% भाग पर ही वन आच्छादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, नैनीताल से, छोटा नागपुर पठार से और सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार, जहाँ से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी लोहे दरगाह जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ से निकलती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है, दामोदर नदी किसके अंदर मिलती है, हुगली नदी के अंदर, और छोटा नागपुर का पठार से ये निकलती है। और ये यहाँ पर
जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक, और जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 जो क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये राइट आंसर होगा उड़ीसा। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा के अंदर स्थित है। हीराकुंड जो बांध परियोजना है ये महानदी पर स्थित है। महानदी पर यह बनाई गई परियोजना है और ये उड़ीसा राज्य के अंदर है। हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित भी करती है। इस जल प्रवाह के नियंत्रण के अंदर भी ये अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद में है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? जो कावेरी नदी का जल विवाद है ये किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये कर्नाटक व तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। और ये कावेरी जल विवाद है, ये क्या है? कावेरी जो जल है, कावेरी जो जल है कावेरी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। इस नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से तथा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया है, ये यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है। इसका जो कावेरी नदी जल विवाद है ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दे दिया, ये गलत है। तो इसके अंदर कर्नाटक और तमिलनाडु होगा। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो डी है ये गलत है। यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। कावेरी नदी का जो जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। इस नदी का उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक जो रबर है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो डी, राइट आंसर हमारा केरल के अंदर होता है। कहाँ पर? केरल के अंदर। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। रबर की उत्तम कृषि के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा, लाल और लेटेराइट चिकनी एवं दोमट मिट्टी तथा अधिक मानव श्रम की इसके अंदर आवश्यकता होती है। तो ये इसकी जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं ये इसके अनुकूल होनी चाहिए, तब रबर की जो खेती है वो सर्वाधिक होती है। और ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं वो केरल के अंदर मौजूद है और इसलिए केरल है वो रबर उत्पादन के अंदर भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, नदी का नाम और उसके बाद में उद्गम स्थल दिया हुआ है। लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है? बेडच नदी, सोम नदी और माही नदी। तो दोस्तों लूनी नदी है ये आप लोग सभी जानते हैं। लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियों से। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, लूनी नदी नाग पहाड़ियों से। बेडच नदी, इसके बाद में हम सोम और माही नदी देख लेते हैं और इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पहले के अंदर 4 ये गलत दिया हुआ है। बिच्छा, इसके अंदर सुमेलित करना है हमें। तो लूनी नदी है ये नाग पहाड़ियों से निकलती है। एक के अंदर 3, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है वो गलत दे दिया है। और बी के अंदर 2 बेडच नदी है वो विंध्याचल पहाड़ियाँ। और जो सोम नदी है, इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर देना, इस क्वेश्चन को आप मत लिखना। इसका मैं यहाँ पर आप यहाँ से मैं समझाता हूँ इसको, क्योंकि जो इसके ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। तो लूनी नदी है ये आप लोगों को पता है नागपहाड़ी जो अजमेर के अंदर यहाँ से निकलती है। जो बेडच है नदी है ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर में। और जो सोम नदी है ये बीछा मेड़ा पहाड़ियाँ उदयपुर यहाँ से निकलती है। और माही नदी आप लोग जानते हैं विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश यहाँ से निकलती हैं।
तो इसका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर जो दिया हुआ बी, ये राइट नहीं है। आप यहाँ से पढ़ना, लूनी नदी नागपाड़ियाँ, बेड़च गोगुंदा, सोम बीछामेड़ा और माही विंध्याचल से। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? तो आर्कियन वे प्रोटेरोजोइक और आर्कियन, और प्रोटेरोजोइक वे मेसाजोइक, और सीनोजोइक वे प्रोटेरोजोइक, और कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन वे प्रोटेरोजोइस। इस काल की जो चट्टानें हैं इसके अंदर सीसा और जस्ता सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। सीसा तथा जस्ता आर्कियन वे प्रोटेरोजोइक काल की चट्टानों में मिलता है। राजस्थान का सीसा जस्ता के उत्पादन में एकाधिकार है। राजस्थान में सीसा जस्ता उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, अजमेर आदि जिलों में सीसा है वो प्राप्त होता है, और सीसा और जस्ता के अंदर एकाधिकार है राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? तो ऑप्शन नंबर ए सेवण, बी में है दामन, सी में खसखस और डी में है दूब। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा सेवण घास होती है, और ये सेवण घास है वो काफ़ी पौष्टिक होती है और दुधारू पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेवण। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए सेवण चारा ये सर्वश्रेष्ठ घास होती है। सेवण स्थानीय नाम इसका लीलोण है। सेवण को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? लीलोण। जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में ये पाई जाने वाली एक पौष्टिक घास है जो पशुओं के चारे के काम में ली जाती है तथा मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित भी ये करती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए खाद्य तेल, बी में है खांडसारी, सी में पापड़ भुजिया और डी में सीमेंट। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। प्रश्नगत दिए गए खाद्य तेल, खांडसारी तथा पापड़ भुजिया कृषि आधारित उद्योग हैं, क्योंकि इसके अंदर कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है? कृषि के ऊपर निर्भर है, और कृषि से जो प्राप्त प्रोडक्ट हैं उन्हीं के आधार पर ही ये जो उद्योग हैं वो प्रचलित हैं, इन उद्योगों का आगे बढ़ते हैं। सीमेंट है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 1899 से 1900 का जो अकाल था इसको क्या बोलते हैं? अन्न काल और त्रिकाल, जल काल और तीन काल। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी त्रिकाल। इसको क्या बोलते हैं? 1899 से जो 1900 के बीच में जो अकाल पड़ा था इसको त्रिकाल बोला जाता है। राजस्थान में 4 प्रकार के ये माने जाते हैं अकाल। अन्न काल जिसको बोलते हैं जिसमें कृषि उपज अन्न का उत्पादन नहीं होता है। जल काल के अंदर जिसमें जल का अभाव होता है, बारिश नहीं होती है। और तृण काल जिसमें पशुओं के लिए जो चारा होता है इसका अभाव हो जाता है। और त्रिकाल जिसमें अन्न, जल और तृण चारा तीनों का अभाव होता है। और ऐसे जो अकाल होता है उसको त्रिकाल बोला जाता है। विक्रम संवत 1900 एवं 1902 जो 1843 एवं 1844 ईस्वी में पड़े विनाशकारी अकाल को सहसा मदुसा कहा गया। इस अकाल को क्या कहा गया? सहसा मदुसा। और ये अब तक का सबसे विनाशकारी अकाल विक्रम संवत 1956 जो 1899 ईस्वी में पड़ा, इस अकाल को माना जाता है। ये भयावह एवं भयंकर त्रिकाल था जिसमें छप्पन्ना काल या छप्पनीय काल कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा छप्पनिया काल, अगर आप बड़े बुजुर्गों के पास में कभी बैठते हैं तो उनसे सुना होगा छप्पनिया काल, जिसमें वो बोलते हैं कि हमने पेड़ों की छाल खा के अपना पेट भरा था। पेड़ की छाल खा के इन्होंने अपना पेट भरा था। ये छप्पनिया काल की कहानी है। आप कभी बड़े बुजुर्ग के पास में बैठो तो आप उनसे ज़रूर पूछें। इसी को छप्पन काल या छप्पनिया काल कहा जाता है, जो 1899 से 1900 के बीच में पड़ा था और विक्रम संवत 1956 के अंदर ये अकाल पड़ा था। तो दोस्तों इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, जिलों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, चूरू, सिरोही, पाली, बीकानेर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का पानी है वो केवल पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सिंचाई के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में पीने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर इस पे भी गौर करें, क्योंकि जो विकल्प है वो ए है जिसके अंदर ये जो जिले आते हैं। इसके बाद में जो परियोजना है पीने के पानी के लिए इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई, तो इसमें पहली है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना, दूसरी है राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना और तीसरी है गंदेली साहबा परियोजना। ये 3 है जो पेयजल के लिए निकाली गई इंदिरा गांधी से परियोजनाएं हैं, जो नहर परियोजनाएं हैं, जो लिफ्ट नहरें हैं, जो पीने का पानी जो ऊपर लिखे हुए जिले हैं इनके अंदर पूर्ति करता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किन आयामों पर निर्धारित होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और उपयुक्त सभी। यानी कि जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है उसके अंदर ये तीनों के तीनों जो आयाम है ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के संदर्भ में निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही कई समस्याओं को परिलक्षित करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 2020-21 में परिवहन, भंडारण एवं संचार का सेवा क्षेत्र के GSVA में योगदान रहा। 2020-21 में परिवहन, भंडारण एवं संचार का सेवा क्षेत्र में GSVA में योगदान कितना रहा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर है 11.30%। राजस्थान के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2020-21 में व्यापार, होटल और जलपान गृह का सेवा क्षेत्र के GSVA में 26.53% तथा स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का 24.60% योगदान रहा। लेकिन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सेवाओं का योगदान 21.49%, परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र का 11.30%, जबकि लोक प्रशासन सेवाओं का 8.55% और वित्तीय जो सेवाएं हैं इनका योगदान 7.53% राजस्थान के अंदर रहा था। लेकिन ये आंकड़े आपको अभी अपडेट करने हैं। अभी आपका जो भी एग्जाम है इसके अंदर आपका 21-22 का पूछा जाएगा और 23 के अंदर जो एग्जाम हो रहा है ये 22-23 का पूछा जाएगा रिपोर्ट आने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के अंदर मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मानसून का जुआ, क्योंकि ये मानसून का एक जुआ है जिसके ऊपर कृषि है वो निर्धारित है, आधारित है राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पर कभी बारिश होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बारिश के ऊपर ही अकाल और फसल होना, ये दोनों का दोनों ही मानसून के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मानसून का जुआ अगर चला तो कृषि के अंदर अच्छा खासा पैदावार हो जाती है और अगर नहीं चला तो यहाँ पर ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसलिए मानसून का जुआ राजस्थान को कृषि के अंदर कहा जाता है। प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग सिंचित है। प्रदेश को लगभग हर साल अनावृष्टि, असमान वर्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वर्षा पर निर्भरता के कारण राज्य में बोए जाने वाले कृषित क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव होते हैं। इन्हीं कारणों से राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का 11% भाग है वो राजस्थान के अंदर है, परंतु जलीय सतह की उपलब्धता देश की मात्र 1% है। अगर सतही जल अगर राजस्थान के अंदर पूछा जाए कितनी उपलब्धता है तो 1%, और कृषि क्षेत्रफल कितना है जहाँ पर कृषि की जाती है वो है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान वित्त निगम RFC जयपुर द्वारा निम्न में से कौन सी योजना या योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है? सेमफेक्स योजना, टेक्नोक्रेट स्कीम, महिला उद्यम निधि और उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी आएगा। इसके अंदर टेक्नोक्रेट स्कीम, महिला उद्यम निधि और सेमफेक्स योजना ये तीनों की तीनों ही है वो RFC राजस्थान वित्त निगम के द्वारा चलाई जा रही है। इसके बाद में राजस्थान वित्त निगम RFC जयपुर की स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सेमफेक्स योजना ये भूतपूर्व सैनिकों को ऋण के लिए है। टेक्नोक्रेट स्कीम है ये तकनीकी शिक्षितों को ऋण देने के लिए है। महिला उद्यम निधि महिलाओं को ऋण देने के लिए। और कंपोजिट कर्ज स्कीम ये दस्तकारों को ऋण देने के लिए है। और इसके बाद में शिल्प बाड़ी स्कीम है ये शिल्पकारों को ऋण देने के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही क्रम के अंदर इनको चुनना है। और बिशरपुर बांध ये बनास नदी, मेजा बांध खारी नदी, और सिद्धमुख नहर ये यमुना नदी, और पोंग बांध चंबल नदी। तो इसके अंदर दिया हुआ जो सही क्रम है वो चुनना है हमें। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिशलपुर बांध ये बनास नदी पर है, बाकी सारे गलत दिए हुए हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिशलपुर बांध, ये बनास नदी पर। और इसके बाद में जो मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर है। और जो सिद्धमुख परियोजना है ये रावी और व्यास नदी के ऊपर है। और पोंग जो बांध है वो व्यास नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65, अंगुंचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? ZNPB और जस्ता सीसा, उसके बाद में MGMN, FC और NI, AGAU, ये सारे के सारे हैं। इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो जस्ता और सीसा, जिंक और लेड, इन दोनों के लिए अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रामपुरा आगुचा खान भिलवाड़ा विश्व की सबसे बड़ी शीशे और जस्ते की सिंगल ओपन कास्ट खान है। आपको ध्यान रखना है ये विश्व की सबसे बड़ी शीशे व जस्ते की सिंगल ओपन कास्ट खान है। राजस्थान का शीशा जस्ता में उत्पादन में एकाधिकार है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अंदर है बलुई मृदा या मरुस्थली मृदा, ये है नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती है। और ये मुख्यतः बलुई या मरुस्थली मृदा इसको कहा जाता है। इस मृदा में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों व जैविक अंश की कमी होती है तथा कैल्शियम व फास्फेट लवणों की अधिकता होती है, जिसके कारण से ये कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चंबल नदी का उद्गम है वो नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जनापाव पहाड़ियाँ और अलवर पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर होगा हमारा चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ियाँ, जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी के निकट स्थित जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 6 जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके कुल 966 किलोमीटर बहकर मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी आगे चल के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और बंगाल की खाड़ी के अंदर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। राज्य में इसकी लंबाई 153 किलोमीटर है, कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है चंबल नदी के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, बर्बरी एक प्रजाति है। बर्बरी आप लोगों ने कभी सुना होगा, क्योंकि राजस्थानी के अंदर ये काफ़ी प्रचलित नाम है। बर्बरी बोलते हैं कि क्यों बर्बरी बकरी बोले जी बोले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। भेड़, बकरी, ऊंट, गद्दा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बकरी की एक प्रजाति है बर्बरी। मारवाड़ी, बर्बरी या बड़वारी, जकराना, अलवरी, सिरोही, शेखावाटी, पर्वतसरी, जमनापारी बकरी प्रमुख बकरियों की नस्लें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में, नागौर और जोधपुर में पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थारका मरुस्थल, हाड़ौती पठार, पूर्व मैदानी अंचल। तो राजस्थान का सर्वाधिक भौगोलिक अंचल ऊंचा अरावली पर्वतमाला का है। अरावली पर्वतमाला अंचल में अरावली पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। राजस्थान अरावली में अधिकांश लंबाई 550 किलोमीटर। और इसके बाद में अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर, जो 1722 मीटर और कहीं पे 1721 मीटर भी आती है। तो राइट आंसर अगर आपका 1721 मीटर दे तो ये भी आपको राइट करना है। इसमें क्रम से शेर 1597 मीटर, इसके बाद में दिलवाड़ा 1442 मीटर का स्थान है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW प्रकार की जलवायु दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर होगा, बाकी सारे सम्मिलित है। AW है ये आर्द्र जलवायु है दक्षिणी राजस्थान की, और BWHW ये शुष्क मरुस्थल, और BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर बांटा गया है। और ये 4 भागों के अंदर बांटा था कोपेन ने जलवायु के हिसाब से राजस्थान की जलवायु को। इसके अंदर AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसके बाद में BSHW अर्ध शुष्क प्रदेश चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर एवं सिरोही। इसके बाद में BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर, ये BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में आते हैं। और इसके बाद में CWG ये उप आर्द्र प्रदेश की जलवायु है, जो अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिले
जो उप आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं CWG के अंदर। तो ये कौन कौन से हो गए? उदयपुर, उसके बाद में उधर सिरोही, जालोर, जालोर के कुछ भाग, ये सारे के सारे हैं जो अरावली के दक्षिण के अंदर, जो झालावाड़ हो गए, इसके बाद में ये सारे के सारे जो जिले हैं ये इसके अंदर CWG उप आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, बरखान और पैराबोलिक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पैराबोलिक। जो थार मरुस्थल है, इस थार मरुस्थल के अंदर जो स्थलाकृति है, यह स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूप बनाती है? तो पैराबोलिक बनाती है। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का लगभग 60% भाग रेतीले बालुका स्तूपों, रेत के टीलों से आवर्त हैं, जो राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित हैं। इसमें वर्षा का वार्षिक औसत 20 सेंटीमीटर तक रहता है। राज्य में थार मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक बालुका स्तूपों से जैसी है, जिसका निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पादन से होता है एवं आकृतियां महिलाओं के हेयर पिन की तरह होती है। आपको पूछा जाए वो कौन सी आकृतियां हैं जो कौन से मरुस्थलीय आकृतियां हैं जो महिलाओं के हेयर पिन की तरह होती है? तो ये होती है हमारे जो थार मरुस्थल के अंदर जो बालुका स्तूप है, इनकी जो पैराबोलिक रूप में भी होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 72। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? जैसलमेर, बारां, चूरू, नागौर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चूरू के अंदर सबसे कम प्रतिशत के अंदर वन क्षेत्र फैले हुए हैं। और भारत का पूछे तो हरियाणा। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है, जहां पर 3899.16 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू, जहां पर 73.73 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही है। प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतापगढ़ और 46.76%। व सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू 0.44%। ये आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ब्रज, राजस्थानी और मेवाती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी राजस्थान की मूल भाषा है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा कथित राजस्थान प्रदेश की भाषा राजस्थानी कहलाती है। राजस्थानी भाषा आर्य भाषाओं की पाली शाखा के शोर सैनी प्राकृत रूप के गुर्जरी अपभ्रंश विकसित हुई है। प्राचीन काल में राजस्थान की प्रधान भाषा मरु भाषा रही। इस भाषा में लिखित पहला ग्रंथ कुवल्य माला, इसमें उल्लेखित 18 भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख भी मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्मिलित करना है। एक तरफ अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ इसकी विशेषताएं हैं। दूसरी तरफ इसकी क्या है? विशेषताएं। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर हम देख लेते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सांपों की शरण स्थली, सरिस्का, मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र, फुलवारी की नाल, रिसस बंदर एवं लंगूर, शेरगढ़, रामसर, आर्द्रभूमि। तो इसके अंदर कौन सुमेलित है उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो दिया हुआ है वो यहाँ पर नीचे लिख रखा है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये रामसर आर्द्रभूमि, क्योंकि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर रामसर आर्द्रभूमि स्थित है। और ये रामसर आर्द्रभूमि किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? जो जयपुर से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ये आप कमेंट करके मुझे बताना। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति करती है और यहाँ पर रामसर आर्द्रभूमि का निर्माण भी करती है। सरिस्का है, यहाँ पर रिसस बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल, जहाँ पर मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। और शेरगढ़, जहाँ पर सांपों की शरण स्थली है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? शीला देवी, कैला देवी, वर्णित दोनों कथन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो कैला देवी है यहाँ पर मांस का भोग कभी नहीं लगाया गया। करौली के यदुवंश यादव राजवंश की कुल देवी कैला देवी पूर्वी राजस्थान की एक प्रमुख आराध्य देवी है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में जब कंस ने वासुदेव देवकी को मथुरा के कारागार में बंद किया तो उस समय कंस ने वासुदेव की 8वीं संतान कन्या का वध करना चाहा था। वास्तव में ये कन्या योगमाया का अवतार थी, अतः अंतर ध्यान हो गई। वही कन्या रूप देवी करौली में कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी के रूप में विराजमान है।
केला देवी का लक्खी मेला प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है और ये हमारी क्लास आज की थी, जिसके अंदर 25 क्वेश्चनों का समावेश था जो इंडिया और राजस्थान दोनों से ही बिलोंग थे। ऐसे जीके के क्वेश्चन जिसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये सारे के सारे इंक्लूड थे। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़े रहना। अपने परिवार, अपने चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। जो भी इसमें अमेंडमेंट सुधार आपको करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।